चैप्टर नंबर 18 वन्य जीवन। तो आज हम वन्य जीव के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानते हैं कि जो भारत है वो भूपृष्ठ तथा जलवायु संबंधित अनेक विविधता वाला देश है। उसी तरह यहाँ पर वन्य जीव सृष्टि में भी विविधता दिखाई देती है। समग्र विश्व में जीव सृष्टि की कुल 15 लाख प्रजातियां हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें से अकेले भारत के अंदर 81,251 प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जिसमें पक्षी, सरीसृप, उभयजीवी प्राणी, स्तनधारी प्राणी, मत्स्य, कीट आदि देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो देश के विविध प्रकार के जंगलों में बसने वाली जो वन्य जीव सृष्टि है उसके बारे में भी हमें अनुसंधान जारी है। भारत जैविक विविधता की दृष्टि से विश्व में खूब समृद्ध और बहुद्रव्य विविधता वाला देश छठे क्रम पर माना जाता है। भारत में जंगलों का क्षेत्रफल जो है वो कम है, उसकी तुलना में यहाँ जैव विविधता अत्यंत उल्लेखनीय माना गया है। भारत के प्राणी भौगोलिक प्रदेश वनस्पतियों की विविध विविधताओं में आधारित प्राकृतिक प्रदेश जो है वो निर्धारित किए गए हैं। उसी तरह से जीव सृष्टि के आधार पर भी प्रादेशिक जो वितरण है उसको प्रदर्शित किया गया है। भारत में मिलने वाली जो जीव सृष्टि है उसकी विशेषता की समानता और किसी प्रदेश विशेष की उनकी उपस्थिति, निवास, उनके पहलू के आधार पर भारत को 9 प्राणी भौगोलिक भागों में बांटा गया है, जिसमें ये 9 के 9 दिए गए हैं। पहला हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल की तलहटी, हिमालय की जो वनस्पति वहाँ के विभिन्न उच्च प्रदेश, उत्तर गुजरात, राजस्थान और राजस्थान का रेगिस्तान, दक्कन का पठारी प्रदेश, फिर समुद्र है, समुद्री तट, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इस प्रकार से 9 भौगोलिक भागों में वन्य जीव को बांटा गया है। इस भौगोलिक विभाग के अनुसार हम जैव विविधता का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे भारत की वैविध्यपूर्ण एवं वन्य जीव सृष्टि। भारत के भूपृष्ठ में विशाल नदी मैदान, प्रायद्वीप पठार, प्रदेशी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, दलदली क्षेत्र, समुद्र तट तथा सघन वनस्पति वाले जो सदाबहार वन, मौसमी अर्थात जिसे हम पतझड़ वाले जंगल कहते हैं, हिमालय के उच्च पर्वतीय प्रदेश में आए हुए जो शंकुद्रुम वन हैं, वहाँ पर वैविध्य वन जीवों के निवास करने के हिसाब से वहाँ भूपृष्ठ बनाए गए हैं। दक्षिण के प्रायद्वीप वर्षा वाले वनों में एशियाई हाथी, ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली क्षेत्र में एक सिंगी भारतीय गेंडा, हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिम-तेंदुआ, जम्मू कश्मीर में जंगली जो बकरियां आती हैं वो कस्तूरी मृग यानी ऐसा हिरन होता है जिसकी नाभि में खुशबू आती है, इसलिए उसे कस्तूरी मृग कहते हैं। दक्षिण भारत के वनों में जंगली भैंसें, मध्य भारत तथा पश्चिम बंगाल में बाघ, कच्छ के छोटे रेगिस्तान में जंगली घुड़खर अर्थात जो जंगली गधे होते हैं उसे कहा जाता है घुड़खर। बड़े रेगिस्तानी में जल प्राप्त क्षेत्र में सुरखाब दिखाई देते हैं। घास के मैदानी क्षेत्र में देखा जाए तो लुप्त प्राय पक्षी हैं टोकदार, फिर की उपस्थिति में अभी पिछले वर्षों में वो पुनः दिखाई दी है। जल प्रावित क्षेत्रों में शीत ऋतु में ठंडे प्रदेशों में अनेक जातियां जो हैं वो यायावर पक्षी उतरते हैं अर्थात प्रवासी पक्षी कहते हैं उसे। उनमें साइबेरियन क्रैन, तिब्बतीय बदक, कूंज, करकरा आदि मुख्य माने गए हैं। पश्चिमी घाट के घने वनों में उड़ती गिलहरी पाई जाती है। निकोबारी कबूतर निकोबार में मिलने वाले दुर्लभ पक्षी हैं। कच्छ की खाड़ी में देखा जाए और लक्षद्वीप समूह में तो मूंगे की दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। स्तनधारी पक्षियों के साथ साथ सरीसृपों को भी यहाँ विभिन्न जातियों में बांटा गया है, जैसे कि नाग है, अजगर, गेवन, गोहा उल्लेखनीय माने गए हैं। समुद्र किनारे पर जल क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, जैसे कि सांप, समुद्री सांप, ड्रमफिल शार्क, दरियाई गाय जिसे डुगांग कहते हैं, ऑक्टोपस, व्हेल जैसे जीव देखने को मिलते हैं। जंगली इलाके के अलावा जहाँ खेती होती है ऐसे कृषि क्षेत्रों में गोचर और पड़ती जमीन में श्यार, भेड़िया, नीलगाय, हिरन, नेवला, खरगोश, जंगली सुअर
जैसे प्राणी देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्राणी वो कहाँ देखने को मिलेंगे, जहाँ खेती होती है वहाँ हरियाली जगह पर। इन्हीं इलाकों में विविध प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोयल, तोता, मोर, बया, उल्लू, पीलक, खुसट, चमगादड़, मैना, बबूल आदि ये विहार करते हुए यहाँ देखे जा सकते हैं। अब यहाँ दिया है वन जीव की संरक्षण की आवश्यकता। तो वन जीव संरक्षण की आवश्यकता किस प्रकार है वो हमें बताना है। तो भूतकाल का दृष्टिपात जो है वो करने से पता चला है कि पिछले थोड़े दशकों में वन जीव के अतिरिक्त पर जो भारी एक जोखिम आया है, जिस तरह से आज से 100 वर्ष पहले भारत में हजारों की संख्या में बाघ दिखाई देते थे, यानी ये कह सकते हैं 100 वर्ष पहले हमारे भारत में हजारों की संख्या में बाघ पाए जाते थे। वन और पर्याप्त मंत्रालय के 2014 के अनुसार देखा जाए तो जो बाघों की संख्या है वो 2226 ही रह गई है। पिछले कुछ सालों में अन्य उनके संरक्षण संवर्धन के लिए उठाए गए जो कदम है, यही बड़ी संख्या यहाँ बढ़ी हुई है, जो एक अच्छा संकेत देखने को मिलता है। दुधारू पशु की चिकित्सा के लिए प्रयोग में जाने वाले प्रतिबंधित डायनोफ्लॉस नामक की एक जो दवा है वो दूषित हुए मांस को खाने से गीध नाम जो है वो नाम शेष हो गया था। तो ये कह सकते हैं कि दुधारू जो पशु होते हैं ना, उनको दूध चिकित्सा के लिए यानी कि दवाइयों के रूप में उन्हें मतलब एक दवाई दी जाती है जिसे डायनोक्लोफेस कहते हैं, जो जिससे उनका दूध मतलब देने की जो क्रिया है वो ज़्यादा बढ़े, यानी दूध उनका बढ़े, इसलिए उन्हें वो दवाई दी जाती है। लेकिन जब वो दवाई देने के बाद दूसरे जब वो मरते हैं तो उनका जो मांस खाता है गीध, तो वो गीध को वो हानिकारक होता है, जिसकी वजह से गीध की जो जाति है वो नामशेष रह गई है। 20वीं सदी के आरंभ में जंगलों में दिखाई देने वाला चीता आज समग्र भारत में जंगलों से नष्ट हो चुका है। यानी कह सकते हैं कि 20वीं सदी के आरंभ में जो चीता हर जगह दिखाई देता था वो आज के समय में देखा जाए तो पूरे भारत में वो जंगलों में एकदम नष्ट हो चुका है। एक समय गिर के शेर एशियाई मध्य पूर्व एशिया में देखने को मिलते थे, आज वो गिर जंगल तक ही सीमित रह गए हैं। उनके संवर्धन के लिए कुछ उपाय किए गए हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ी है। 2015 की गणना के अनुसार उनकी जो संख्या है वो 523 हुई है। कभी गुजरात के सारस पक्षी बड़ी संख्या में दिखाई देते थे, लेकिन आज देखा जाए तो उनकी संख्या पूरी तरह से घट चुकी है। वन्य जीव सृष्टि अंत में तो समग्र जीव सृष्टि का ही एक भाग है, अतः कहीं पर भी कुछ वर्षों के दौरान कुछ वन जीवों की संख्या में होने वाली जो कमी पर्यावरण की गुणवत्ता है उसको घटा देती है। यह एक चिंताजनक बात है। गुजरात के पर्वतीय वन विस्तार में मूल निवासी जिसमें गरुड़ शायद ही अब कहीं देखने को मिलते हैं। फिर साबरकांठा जिले के विजयनगर तालुका में पर्वतीय जंगल विस्तार में जो आसानी से देखने वाला धनेश अब शायद ही कहीं नजर आता है। मानव की असीमित लालच प्रगति के दौर में पर्यावरण असंतुलित अनेक बुरे परिणामों को सामना करना पड़ रहा है। ये एक स्वाभाविक है, यानी ये कह सकते हैं हम कि जो वन जीव कम होते जाता है उसका रीज़न क्या है, तो मानव की असीमित लालच और वो प्रगति के लिए वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, वन जीवों को नुकसान पहुंचाता जा रहा है, जिसकी वजह से परिणाम का सामना करना पड़ता है। वन जीवों के संवर्धन के लिए यदि हम स्वयं कोई योग्य कदम नहीं उठाएंगे तो वो समय दूर नहीं है जब आगामी दिवसों में हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इन सभी जीवों को सिर्फ और सिर्फ चित्रों में या पाठ्य पुस्तकों में ही देख पाएगी। यहाँ आपके अभयारण्य दिए गए हैं और वन जीव। तो अभयारण्य कांजीरंगा जो आसाम में है, वहाँ पर गेंडा, जंगली भैंस और हिरन इनके अभयारण्य देखने को मिलते हैं, यानी ये जो जीव हैं वहाँ अभयारण्य में सुरक्षित हैं। ये अभयारण्य का अर्थ होता है वहाँ पे जो ये पक्षी होते जो भी ये जीव हैं इनके लिए वो अभयारण्य बनाया जाता है जहाँ पर ये स्वतंत्र रूप से घूम फिर सकते हैं। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई शिकार नहीं किया जाता। शिकार करने के लिए ये लोग प्रतिबंधित होते हैं, यानी इनके लिए वो सुरक्षित जगह मानी जाती है। थारका मरुस्थल जो रेगिस्तानी भेड़िया रेगिस्तानी बिल्ली के लिए है,
फिर कान्हा जिसे मध्य प्रदेश में आया बाघ और सांबर के लिए, गिर का राजस्थान जो सिंह, चीता और चित्तल के लिए है, वेरावर कारेल राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में आया हुआ है, भेड़िया, खर, मोर और घोड़ाट के लिए, केलरादेव जो भरतपुर राजस्थान में आया है पक्षियों के लिए, स्थानीय और यायावर यानी जो पक्षी वहाँ रहते हैं वो स्थानीय, और यायावर यानी जो प्रदेशी पक्षी होते हैं जो दूर देश प्रदेश से यहाँ आते हैं। फिर बांदीपुर कर्नाटक जो हाथी, रीछ, सुअर जंगली के लिए है, दचीगाम कश्मीर हिरन, कस्तूरी मृग के लिए, कार्बेट जो बाघ, हाथी, चीता, हरण के लिए, ये सारे इसके अभयारण्य बताए गए हैं। फिर आपको दिया है यहाँ पर वन जीव पर आसन संकट। आधुनिक युग में मानव के लोभ, लालच और विकास की चपेट में समग्र वन जीव सृष्टि के अस्तित्व में सम्मुख प्रश्नार्थ चिन्ह लग चुका है। उसके कारण की जांच की जाए तो समझ में आएगा कि जंगल के विस्तार यानी जो जंगल का क्षेत्रफल है वो सतत घटता जा रहा है। तो उसके घटने की वजह से वन्य जीव अपना प्राकृतिक निवास निराश्रित हो रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वन जीवों पर संकट किसकी वजह से आ रहा है तो जंगलों का विस्तार घटता जा रहा है। वन्य जीव हैं जो जंगली हैं, जितने भी जीव वो कहाँ रहते हैं, जंगलों में। अब जब जंगलों का विस्तार जो है, क्षेत्रफल जो है वो पूरी तरह से घटता जाएगा तो वन्य जीव जो हैं वो उनका प्राकृतिक निवास है, रहने की जो जगह है वो उसे खोते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से और किस कारण से, तो मनुष्य इसका खाल, मांस, दांत, बाल, हड्डियों इन सब का शिकार करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इसका शिकार करते हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या मानी गई है। जंगल में पालतू पशुओं की चराई, तृणाहारी वन जीवों के लिए आहार की कमी होना। तो ये कह सकते हैं कि जंगलों में जो पालतू पशुओं की चराई करते हैं तो जिसके से तृणाहारी जीव जो हैं जो घास वगैरह खाते हैं उन लोगों के लिए आहार में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ये भी एक दुष्प्रभाव माना गया है। जंगल क्षेत्र में तृणाहारी प्राणियों की कमी से मांसाहारी प्राणियों के लिए भी आहार की कमी होती जा रही है। इस कारण वे अपना आहार ढूंढने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ऐसे जीव मानव आबादी की तरफ बढ़ते हैं, पशुओं को मारते हैं, मानव बस्ती की तरफ वो लोग जाते हैं, जिसकी वजह से वन जीवों का मानव के साथ क्या होता है, संघर्ष होता है। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहाँ पर संघर्ष करते हुए वो लोग मौत के मुंह में भी आ जाते हैं। आज ही वन जीवों के प्राकृतिक आवासों तक पहुँचते प्रदूषण का प्रभाव बहुत घातक होता है। इसके साथ ही वन जीवों के क्षेत्र में होने वाली जो प्रवृत्तियाँ हैं वो वन जीवन को घातक असर पहुँचाती है। जंगल विस्तार में होने वाली कमी से आहार और आश्रय की खोज में वन जीव क्या करते हैं, मानव आबादी की ओर बढ़ते हैं। अर्थात जब वो लोग एक तो वो लोग निराश्रित हो गए, यानी उनका निवास नहीं रहा, प्राकृतिक जो निवास था वो नहीं रहा, फिर उनके आहार में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने आहार को ढूंढने के लिए वो लोग मानव आबादी की ओर बढ़ते हैं। वन जीवों के क्षेत्र में होने वाला मानव हस्तक्षेप उनके साथ टकरार में बदल जाता है, और ऐसी घटनाओं में वन्य जीव जो है मानव कोप का भाजन बनकर अपनी जान गंवा देते हैं। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व भारत के जंगलों में हाथियों का जो झुंड है वो आहार की खोज में आता है। कृषि क्षेत्रों को बहुत भारी वो उत्पात मचाता है, यानी पूरी फसल खराब कर देना। सौराष्ट्र तथा दक्षिण गुजरात में चीतों के हमलों पर गुजरात और उत्तर पूर्वी वन क्षेत्रों में समीप वन में रीछ द्वारा मानवों को चोट पहुंचाना और मार डालने की घटना भी हुई है। ऐसी दुर्घटनाएं ना हो तो इसके लिए हमें सावधान होना चाहिए, जो हमारे लिए श्रेष्ठ उपाय है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वन्य जीव संरक्षण के उपाय। जंगल के क्षेत्रों की रक्षा करने, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए हमें दीर्घकालीन चुस्त आयोजन और कठोर कानूनी व्यवस्था तथा उसका मुस्तैदी पालन करना होगा, जिसमें पाठशालाओं में पढ़ाए जाने वाले जो विषय होते हैं उन विषयों में अभ्यासक्रम में
इन समस्याओं की हमें जानकारी को समाविष्ट करना चाहिए, जिससे हमारे देश का जो नागरिक है वो नागरिक जागृत हो। किसी भी विकास योजना को अमल में लाने से पहले पर्यावरण तथा वन्यजीव सृष्टि पर पड़ने वाले उसके विभिन्न प्रभावों की जांच होनी चाहिए। जंगल के क्षेत्र के बाहर जो बड़े वृक्ष हैं उनको काटना नहीं चाहिए, उनके उन्हें काटने पर रोकना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। उनके खोखल और डालियां उनके पक्षियों का आश्रय स्थल है, वो आश्रय स्थल खो जाता है, इसलिए इन्हें बड़े जो वृक्ष होते हैं उन्हें काटने से रोकना चाहिए। यायावर और जलाश्री जो जल के किनारे रहने वाले जो पक्षी हैं उन्हें जरूरी परिवेश, तालाब और खेत जल पर्याप्त विस्तार की सुरक्षा करनी चाहिए। खेतों में पर्याप्त प्रयोग होने वाले जो रासायनिक और कीटनाशक जो दवाई हैं उनकी जगह जैविक कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना चाहिए, उसका प्रचार और प्रसार बढ़ाना चाहिए, जिससे खेतों में यानी जो छोटे छोटे जीवाणु जो छोटे छोटे होते हैं, कीट वगैरह, उनका नष्ट ना हो। इसलिए हमें रासायनिक खादों के करता जैविक कीटनाशकों दवाओं का उपयोग करना चाहिए। प्रदूषण कम करने के हेतु हमें सक्रिय रूप से कार्रवाई करने की तत्कालिक आवश्यकता है। जंगलों को दावानल से बचाना चाहिए, उसके लिए सक्रियतापूर्वक आयोजन पहले से ही करना चाहिए। वन जीव संरक्षण हेतु जो उठाए गए कदम हैं वो तो हमारे देश में वन जीवों के संरक्षण के लिए प्राचीन काल से ही कानून बनते आ रहे हैं, जिसमें मौर्य शासक अशोक के समय में वन जीवों को संरक्षित कानून बनाए गए थे। हमारे संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में इससे संबंधित मुद्दे भी कुछ जुड़े हुए हैं। भारतीय वन्य जीव परिषद की सिफारिश के अनुसार हमारी संसद ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है, जो देश में 2014 तक 506 अभयारण्य तथा 102 राष्ट्रीय उद्यान, 14 जैव आरक्षित क्षेत्र की रचना की गई है, जिसमें 22 अभयारण्य, 4 राष्ट्रीय उद्यान और 1 जैव आरक्षित हमारे गुजरात में देखने को मिलता है, जिनके अस्तित्व में सम्मुख जोखिम है, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसे विलुप्त होने की कगार यानी बिल्कुल नष्ट होने वाले हैं ऐसे जीव जो हैं, उनकी विशिष्ट प्राणी प्रजाति के लिए विशेष संरक्षण योजना बनाई गई है। तो आइए उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है बाघ परियोजना, जिसे हम प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। देशों में बाघ की जो संख्या घट रही है, उस घटती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए शिकार के भय के खिलाफ यह परियोजना 1973 में 9 आरक्षित क्षेत्रों में अमल में लाई गई थी। इसके अंतर्गत 48 क्षेत्रों में इसका समाविष्ट किया गया है। सिंह परियोजना, जो गिर के एशियाई सिंह भारतीय उपमहाद्वीप ईरान तक विहार करते हैं, उनके शिकार तथा उनके वनों के विनाश से फिलहाल मात्र सौराष्ट्र प्रायद्वीप गिर जो है वो जंगलों तक सीमित हो चुके हैं। तो एक समय में इस क्षेत्र में भी उनकी संख्या 100 से कम हो गई थी। एशियाई सिंह संरक्षण में 1972 में गिर परियोजना आरंभ की गई। इसके अतिरिक्त कश्मीर बारहसिंगा नामक हरिण और दुर्लभ प्रजाति के लिए हंगुल परियोजना, खारे पानी के लिए मगरों के लिए जो है वो मगर परियोजना, भारतीय गेंडा के लिए गेंडा परियोजना, हिम तेंदुआ के लिए मुख्य ऐसी परियोजनाएं गिनी जाती हैं। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर